हेलो एंड वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहां हम बात करेंगे एमसीक्यू की। तो यहां पे जो सीरीज़ है ये एमसीक्यू सीरीज़ है। यहां पे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाएंगे और उसी में उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है? तो मेरे भाई, चाहे वो यूपी का कोई भी स्टेट एग्जाम हो मेरे भाई, है ना, यूपी SSC हो, पैट हो, या फिर एसएससी जैसा एग्जाम हो, रेलवे, जहाँ जहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे हमारा पहला टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जो संविधान का अपना जो इतिहास रहा, मतलब संविधान एक दिन में तैयार तो नहीं हुआ, इससे पहले संविधान को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या क्या रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी, तब जाके हमारा संविधान एक दिन बन पाया। तो कैसे ये स्टार्ट हुआ कहानी, और संविधान सभा तक हम कैसे आए और कैसे संविधान बना, उससे पहले बहुत सारे नियम कानून आए होंगे ब्रिटिश द्वारा, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करने वाले हैं संविधान को लेकर। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है टॉपिक, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब संविधान की पृष्ठभूमि में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार किस पद का सृजन किया गया। मतलब क्वेश्चन ये है कि पहली बार कौन सा एक नया पोस्ट बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉइस रॉय, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब भारत का सचिव। इनमें से आपको ऑप्शन सही बताना है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि रेगुलेटिंग एक्ट आपने सुना भी होगा। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आता है और क्यों आता है? तो इसके लिए मेरे भाई हमारे पास कुछ बातें, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो इसका पहले तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि कैसे जो कंपनी है उसके ऊपर क्या किया जाए, कंट्रोल, क्या किया जाए मेरे भाई, कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसमें ये बोला गया था कि अब हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को हम क्या बना देंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब यहाँ पे गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत और क्या क्या हुआ था? तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जो कहाँ पे होती है, कोलकाता में। कहाँ पे होती है मेरे भाई? कोलकाता में होती है। और इसमें मेरे भाई 3+1, मतलब जजों की संख्या पूछेगा आपसे तो कितनी थी, तो आप बताना 3+1, मतलब 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बना था, किस एक्ट के तहत बना था? 1773 के एक्ट के तहत बना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी थी वो मिल गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जरा पढ़ना, किस अधिनियम के या किस अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया? किस अधिनियम ने कंपनी के पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल कामों को अलग कर दिया? ऑप्शन नंबर आपके सामने है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर 2 है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर 3 है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर 4 है चार्टर एक्ट 1833। तो आपको यहाँ को सही आंसर बताना है कि पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल ये काम मेरे भाई कब अलग अलग कर दिए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट। आपको पता होगा पिट्स इंडिया एक्ट है ये कौन लेके आए थे? तो आपको पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो पीएम थे ब्रिटिश के मेरे भाई, विलियम
पिट्स। कौन लेके आए थे? विलियम पिट्स। और इन्होंने यहाँ पे बोला था कि हमें यहाँ पे पावर को क्या करना है? सेपरेट करना है। क्या करना है मेरे भाई? अलग करना है। यहाँ पे अपना एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो पॉलिटिकल काम संभालेगा और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो कॉमर्शियल काम संभालेगा। और इसके लिए मेरे भाई इन्होंने क्या किया था? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी एंड एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करी। कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दो संस्थाएं हैं, ये कौन से एक्ट के द्वारा लाई गई थी भारत में? तो आपका आंसर क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या होगा? पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? एक इंस्टीट्यूशन क्या संभालेगा? पॉलिटिकल काम, और एक क्या संभालेगा दोस्तों मेरे भाई? कॉमर्शियल काम संभालेगा। मतलब यहाँ पे पावर अलग अलग कर दी गई, कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और जब ये दो इंस्टीट्यूशन एक सिंगल सिस्टम में काम करते हैं तो इसी को बोलते हैं डायरकी, DYARCHY। आपने सुना भी होगा डायरकी कब आती है? तो क्वेश्चन नंबर 1, डायरकी वाला शब्द द्वैध शासन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की स्थापना आपसे पूछेगा कब हुई थी, तो आप बता देना पिट्स इंडिया एक्ट में। ये अभी भारत की बात नहीं हो रही है, बंगाल तक की बात हो रही है। तो डायरकी टर्म्स हमें पहली बार कब मिलता है आपको देखने को मिलेगा, तो आप बता देना पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा हमें एक डायरकी शब्द मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बन जाएगा आपका डायरकी, द्वैध शासन वाला शब्द ध्यान रखना है आपको बंगाल में। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के दो शब्द हैं, वो भी कहाँ मिलेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट में मिलेंगे, जो 1784 में। एक कौन लेके आया था? तो विलियम पिट्स। कौन लेके आए थे मेरे भाई? विलियम पिट्स लेके आए थे। तो मैंने ये सारी बातें आपको बता दी 1 मिनट में। उससे पहले मैंने आपको रेगुलेट एक्ट बताया था, अब मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट बताया है। इसमें जो जो इनिशिएटिव थे, जो जो टर्म्स थे, वो आपको मैंने समझा दिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ये चार्टर एक्ट, ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, चार्टर एक्ट 1833 की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मेन विशेषता क्या थी चार्टर एक्ट 1833 की? तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कुछ चार्टर एक्ट आए थे, उनमें से हम कौन कौन से हमें ध्यान रखने हैं और कौन कौन से कब कब आए थे मेरे भाई। तो एक आया था 1793 में, उसके बाद आता है दूसरा वाला चार्टर एक्ट, वो आता है मेरे भाई 1813 में। तीसरा वाला आता है दोस्तों चार्टर एक्ट, वो आता है 1833 में। चौथा वाला आता है मेरे भाई, उससे वो आया था 1853 में। तो अपन को ये 4 चार्टर भी याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो हमें कुछ 4 चार्टर याद। ये चार्टर क्या होता है दोस्तों? दिस इज रॉयल्टी, एक सरकारी डॉक्यूमेंट था। ये क्या था? करेगा डॉक्यूमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में कंपनी को परमिशन दी थी व्यापार करने की। तो ये क्या था? परमिशन कार्ड था। क्या था? परमिशन कार्ड। तो उसी को बोलते हैं चार्टर। तो क्वेश्चन क्या है? अब किसकी बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे? 1833 वाले की। किसकी बात हो रही है? 1833 वाले की। तो इसका मेन काम क्या था दोस्तों? तो क्वेश्चन पूछेगा ये द्वैध शासन के लिए था, तो आंसर है नहीं। इसमें चुनाव की बात करी गई थी, तो आंसर है नहीं। इसमें संविधान सभा की बात करी गई थी, तो आंसर है नहीं। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? तो सही आंसर क्या है? कंपनी का व्यापार समाप्त हो जाना। मतलब यहाँ पे कंपनी का जो ट्रेड था वो क्या कर दिया था? कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार इसमें क्या था चार्टर एक्ट 1833 में। तो यहाँ पे कंपनी का जो मेरे भाई जो ट्रेड था वो कंप्लीटली क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब कंपनी कोई व्यापारिक काम नहीं करेगी। अब कंपनी यहाँ पे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य संभालेगी, न कि व्यापारिक। तो आपसे पूछेगा कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को कब खत्म कर दिया? 1833 में। ठीक है, और यहाँ पे एक नया पद बनाया गया जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या मेरे भाई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बने थे मेरे भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो हमें ये 2 टर्म्स याद रखने कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने। आंसर क्या बताना आपको? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इसमें ये बेसिक चीज़ थी आपको ध्यान रखनी है। पूछेगा 1833 में क्या हुआ था, तो कंपनी का ट्रेड कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था। यहाँ पे आके जो बचा हुआ था चाइना और टी वाला ट्रेड वो भी खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है फिलहाल। और भी कुछ बातें थी इसमें, जैसे कि सिविल सर्विस के लिए रिफॉर्म्स लिए गए थे, पर अब इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन है मेरे भाई, प्रथम विधि आयोग की
सॉरी प्रथम विधि आयोग किस अधिनियम के बाद गठित किया गया, मतलब फर्स्ट लॉ कमीशन। ये क्वेश्चन आ जाएगा मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ कमीशन किस एक्ट के द्वारा बाद, मतलब किस एक्ट के बाद गठित किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। तो आपको पहला ऑप्शन है 1793, 1813, 1833, 1858। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, आप बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1833। तो ये चार्टर एक्ट था मेरे भाई, जो चार्टर एक्ट था 1833 वाला, उसके तहत मेरे भाई इंडिया मतलब भारत में विधि आयोग की स्थापना करी गई थी उसके गठन के बाद। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि फर्स्ट लॉ कमीशन मतलब कब बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ऐसी चर्चा कब की गई थी। तो उसका नाम है चार्टर एक्ट 1833। अच्छा क्वेश्चन मैंने कहा यहाँ पे विधि आयोग से ना फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में बात पूछेगा, तो चार्टर एक्ट 1833 के बारे में हम आंसर दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन सिविल सर्विस। एक बार ध्यान से पढ़ना, इंडियन सिविल सर्विस ICS, ठीक है, हेतु ओपन कंपटीशन खुली प्रतियोगिता की प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, मतलब ओपन कंपटीशन की बात कब की गई थी, ओपन कंपटीशन की बात कब करी गई थी, किसके लिए मेरे भाई, सिविल सर्विस के लिए। तो इंडिया में सिविल सर्विस करने के लिए मेरे भाई एग्जाम की बात कब करी गई थी, ओपन कंपटीशन की बात कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 1833, 1853, 1861, 1892। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, आप बताएं जरा। इंडियन सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन की बात कब की गई थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1853। क्या है दोस्तों, 1853। जो अंतिम चार्टर था 1853, उसके तहत लॉर्ड मैकाले, एक मैकाले थे, इन्होंने एक मैकाले कमेटी बनाई थी मेरे भाई। क्या बनाई थी, मैकाले कमेटी, और जिसमें मैंने बोला गया था कि भारत में ओपन कंपटीशन होगा, भारत में ओपन कंपटीशन होगा किसके लिए, सिविल सर्विस के लिए। तो ये आप बात को ध्यान रखनी है मेरे भाई यहाँ पे कि लॉर्ड मैकाले ने 1854 में एक कमेटी बनाई थी, जो किस कानून के तहत की बात कर रहे हैं, तो चार्टर 1853 के तहत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और भी बन जाते हैं, जैसे वुड डिस्पैच कब आया है ना, तो वुड डिस्पैच के बारे में पूछता है, जो जिसका संबंध किससे था मेरे भाई, एजुकेशन से। किससे था, एजुकेशन से। तो आपसे पूछ लेगा वुड डिस्पैच कब आया, तो आप बताएं 1853 के कानून के तहत आया, जिसका रिलेशन किससे था, एजुकेशन रिफॉर्म्स करने के लिए, वो भी इसी की बात हो रही थी मेरे भाई। और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे 1853 में, कि पहली बार पार्षद ऐसा टर्म से इस्तेमाल किया गया था। पार्षद भारत में पहले सेंट्रल, मतलब यहाँ पे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पर, प्रांत और केंद्र लेवल पर पार्षद जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। और जब ये दोनों पार्षद जैसे शब्द इस्तेमाल करे गए थे केंद्र और राज्यों में, तो इसी को बोला गया था मेरे भाई सीधा मिनी पार्लियामेंट। क्या बोला गया था, मिनी पार्लियामेंट। तो आपको ये भी टर्म से आपको ध्यान रखना है, मिनी पार्लियामेंट जैसा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आप बता दें 1853 की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या है मेरे भाई, 1853। ठीक है, आगे चलते हैं। 1858 के अधिनियम ने किसे समाप्त किया, मतलब ये पूछ रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अधिनियम ने किसे समाप्त किया, मतलब किसका यहाँ पे खात्मा हुआ था, उसका आंसर आपको देना है। तो क्या खत्म हुआ था दोस्तों, यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद खत्म हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हुआ, भारत का सचिव खत्म हुआ, या वॉइसरॉय खत्म हुआ, आप बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे पहले तो गवर्नर जनरल का जो शब्द था वो क्या कर दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो शब्द था उसको खत्म करके क्या बना दिया, वॉइसरॉय। क्या बना दिया दोस्तों, वॉइसरॉय। तो इसका सही आंसर मतलब क्या हुआ, गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके क्या बना दिया, वॉइसरॉय। तो आपको ध्यान रखना है, इसके पहले वॉइसरॉय कौन बने मेरे भाई, या अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे मेरे भाई, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और उन्हीं को भारत का पहला वॉइसरॉय बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद मेरे भाई आपसे पूछे इसे और किस नाम से जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कब की बात हो रही है दोस्तों, 1858 की बात हो रही है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें क्या क्या रिफॉर्म्स करे गए थे मेरे भाई। पहला रिफॉर्म्स मेरे भाई जो आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद मेरे भाई इसको लेके, इस कानून को लेके आए थे, ठीक है। इस रिवॉल्ट के बाद लेके आए थे, रिवॉल्ट के बाद लेके आए थे। और इसमें मेरे भाई गवर्नमेंट बोलती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि हम
अब इंडिया में एक गुड गवर्नमेंट, क्या मेरे भाई, गुड गवर्नमेंट मतलब अच्छा शासन की स्थापना करेंगे, ऐसा वो हमको प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा गुड गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव कब लिया गया था, आप बताना। 1858 की बात हो रही है। और यहाँ पे महारानी विक्टोरिया आती हैं, आपको पता होगा कौन आती हैं, महारानी विक्टोरिया भी आती हैं भारत में, और वो जिम्मेदारी लेती हैं कि हम भारत में एक अच्छी सरकार चलाएंगे। और उन्होंने क्या किया मेरे भाई, विक्टोरिया ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको खत्म करके क्या बना दिया, वॉइसरॉय बना दिया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एक पद बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब राज्य का सचिव। तो यहाँ पे इन्होंने एक सचिव जैसा पद बनाया। पेपर में कई बार पूछा गया है, ये सचिव सेक्रेटरी शब्द है, ये भारत में पहली बार कब आया, तो आप बताना। 1858 के कानून के तहत भारत में एक नया पद बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य का सचिव, जो भारत में एज ए सेक्रेटरी तरह काम करेगा। और उसकी सहायता के लिए दोस्तों 15 मेंबर भी जोड़े गए। ये पेपर में कई बार आ चुका है कि सेक्रेटरी के लिए कितने मेंबर की जरूरत पड़ी, वहाँ पर कितने मेंबर को अलॉट किया गया था, देर 15 मेंबर। कितने मेंबर है दोस्तों, 15 मेंबर हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पद बनाया गया था। यहाँ पे कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी थी। तो ये तो था 1858 का एक्ट। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा। फिर क्या समाप्त कर दिया, क्या लिखा हुआ है, समाप्त कर दिया, मतलब यहाँ पे कंपनी का रूल, कंपनी का रूल क्या कर दिया मेरे भाई, खत्म, और स्टार्ट कर दिया क्राउन रूल। ये भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कंपनी का रूल एब्सोल्युटली कंप्लीटली कब खत्म किया गया, तो आप बता देना मेरे भाई। ये सारा का सारा रूल खत्म किया 1858 में। और इसकी जगह कौन सा शासन आ गया, ताज का शासन। तो ताज का शासन कब से स्टार्ट होता है, 1858 से, और कंपनी का खत्म कब होता है, 1858। तो आपको दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में कुछ बातें बोली गई है। क्वेश्चन ये 1861 में अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या है, व्हाट इज द मेजर फीचर ऑफ द 1860 एक्ट। तो आपसे पूछना है 1861 में जो कानून आया था उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पहले बता देता हूँ ये है क्या। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अपन ने पढ़ा, हम पढ़ते हैं अमेंडिंग एक्ट। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अमेंडिंग एक्ट मतलब संशोधन अधिनियम। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट। क्या पढ़ते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद मेरे भाई हम पढ़ते हैं यहाँ पे चार्टर एक्ट फर्स्ट, और फिर पढ़ते हैं चार्टर एक्ट सेकंड, हमने अभी देखा था आपको। फिर चार्टर एक्ट थर्ड, और फिर चार्टर एक्ट फोर्थ। ये आपको पता है 1793 में आता है, ये आपको पता है 1813 में आता है, ये आपको पता है 1833 में आता है, ये आपको पता है 1853 में आता है। इसके बाद अभी अपन ने क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कब आया 1858 में। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से एक नया खेल स्टार्ट होता है। खेल ये है कि यहाँ पे अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ऐसे टर्म्स इस्तेमाल करेगी जो अपने आप में अलग था। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पे इस्तेमाल शब्द हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द इस्तेमाल होगा, इसे बोलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। तो आपसे पूछेगा भाई मेरे पहली बार भारत में इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। तो ये उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट की, इंडियन काउंसिल एक्ट। तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो आता है दोस्तों 1861 में पहली बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, परिषद, इंडियन भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। और इसमें दोस्तों क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे वो क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, 1861 में किस अधिनियम और इसमें क्या, इसकी क्या प्रमुख विशेषता थी। तो आप बताइए, क्वेश्चन पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो सिस्टम या फेडरल सिस्टम दोस्तों, या फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ इलेक्शन, उसके बाद या फिर पूछेगा डायरकी। बताइए दोस्तों इसमें क्या सही आंसर है इसका। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई इसका 1861 का जो मेन कंपोनेंट था, मेन फीचर था, वो था पोर्टफोलियो सिस्टम। और ये एग्जाम में दोस्तों बहुत बार आ चुका है। ये होता क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम, इसके बारे में आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये है इसका पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में देख लो। फोलियो सिस्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली।
पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए एज ए डिपार्टमेंटल सिस्टम की बात करी कि कैसे गवर्नमेंट को चलाया जाए, उसमें डिपार्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो उस डिपार्टमेंटल सिस्टम को इन्होंने क्या बोला, पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या बोला दोस्तों, पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में कब आया, 1861 में आया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि बजट पर डिस्कस करने की बात कब की गई। देखो ये क्या लिखा हुआ है, डिस्कस्ड ऑन बजट। भारत सरकार को या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय लोगों के लिए बजट पर चर्चा करने का अधिकार पहली बार कब दिया। तो डिस्कस्ड ऑन बजट, डिस्कस्ड ऑन बजट। तो बजट पर बहस करने की बात, बजट पर बात करने की बात चर्चा कब करेगी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1892, आपको ध्यान रखना है आंसर 1892। इसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें मेन सिस्टम क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम। इसकी हम अभी बात कर रहे हैं जो 1892 की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, 1892 की। इसमें किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, बजट की। तो पहली बार हमें बजट शब्द की बात, जो हमें इंडियन लोगों को बजट के ऊपर बात करना या फिर डिस्कस्ड ऑन बजट की बात करना, बजट पर चर्चा की बात करना, ऐसा कुछ भी लिखा हो बजट जैसा टर्म्स, तो आप आंसर क्या लगा दोगे, 1892। एक और इसमें टर्म्स इंपॉर्टेंट है, पहली बार इलेक्शन की बात कब की गई मेरे भाई, इलेक्शन की बात कब की गई, निर्वाचन की बात करेगी। भारत में पहली बार अंग्रेजों ने इलेक्शन टर्म्स इस्तेमाल कब किया, वो इलेक्शन को लेके मतलब कब मतलब चिंतित कब हुए और कब इसके बारे में चर्चा करी पहली बार, तब भी आंसर क्या होगा 1892। लेकिन हालांकि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, केवल चर्चा की गई थी, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। तो जब भी क्वेश्चन आए निर्वाचन, तो निर्वाचन शब्द बात आपसे आए तो आप लगा देना 1892। ठीक है, तो निर्वाचन के बारे में पूछे तो आप लगाना 1892 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे भाई यहाँ पे, पृथक निर्वाचन की बात कब की गई। पृथक निर्वाचन किस अधिनियम से प्रारंभ हुआ, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे सेपरेट इलेक्टोरल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेपरेट इलेक्टोरल। क्या बोलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल। तो भारत में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरल कब आया, आपके सामने कुछ टाइमिंग लिखी हुई है, 1892, 1909, 1919, 1935। तो इसके आप आंसर बताओ, पहली बार भारत में सेपरेट इलेक्टोरल की बात कब करी, पृथक निर्वाचन की बात कब की गई, ये कब हुआ पृथक निर्वाचन, बता सकते हो आप मुझे। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, मैं आपको बताऊं, सेपरेट इलेक्टोरल का 1909। अब 1909, अभी अपन ने दोस्तों क्या पढ़ा था, 1861। फिर हम किसकी बात कर रहे थे, 1892 की। ये काउंसिल एक्ट आया था 1861, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, 1892। अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, 1909। क्या पढ़ने वाले हैं, 1909। तो इसका नाम क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था, ये मेरे भाई इसको बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोले सुधार। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में, इसमें मेरे भाई दो लोग थे जो ये कानून लेके आए थे, एक का नाम था मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले, एक का नाम था मिंटो। ये कौन थे मेरे भाई, सेक्रेटरी। ये कौन थे मेरे भाई, वायसरॉय। तो इन दोनों ने ये कानून लेके आए, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो क्वेश्चन आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किसे बोलते हैं, 1909 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरल की बात करी गई। किसकी बात करेगी मेरे भाई, पृथक निर्वाचन की। किसकी, पृथक निर्वाचन की, सेपरेट इलेक्टोरल। और यहाँ पे मेरे भाई इसी ये आइडियोलॉजी किसकी थी मेरे भाई, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मैं पूछूंगा आपको मेरे भाई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या बोलते हैं इसे दोस्तों हिंदी में, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यहाँ पे किसी विशेष धर्म, विशेष जाति, विशेष समुदाय को
कुछ विशेष दर्जा दिया जाए चुनाव में, उसे बोलते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो सेपरेट इलेक्टोरल हुआ था किन के लिए मेरे भाई, ये जो था मेरे सेपरेट इलेक्टोरल वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आइडियोलॉजी के आधार पर था। और इसमें मेरे भाई हुआ क्या था, मुस्लिम लोग थे, कौन थे मेरे भाई, मुस्लिम लोग, मुस्लिम कम्युनिटी को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल का दर्जा दे दिया। यहाँ पे वोटर भी कौन था मेरे भाई उस एरिया में, मुस्लिम, है ना, और जो कैंडिडेट था वो भी कौन था, वो भी मुस्लिम था कैंडिडेट, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे मुसलमानों को पहली बार पृथक निर्वाचन में हिस्सा दिया गया, उनको अलाउड किया गया। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसको क्या बोलते हैं, मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। इसमें एक सेपरेट इलेक्टोरल पृथक निर्वाचन की बात करता है। साथ ही साथ ये एक शब्द आ सकता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, हमें कब दिखाई देता है पहली बार, आंसर क्या हुआ 1909। ये किसके लिए था, मुसलमानों के लिए था, किन के लिए मेरे भाई, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था, इतना ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे और भी एक शब्द याद रखना आपको कि यहाँ पे हमें एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, क्या नाम है दोस्तों इनका, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको एज ए लॉ एडवाइजर इनको ब्रिटिश जो अंग्रेजों की काउंसिल थी उस काउंसिल में मेरे भाई क्या हुआ, पहली बार बुलाया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का आपको नाम रखना है, ठीक है ना, एज ए लॉ एडवाइजर। और दोस्तों यहाँ पे जो इंडियन लोग थे उनकी संख्या 16 से कितनी कर दी, 60 कर दी। मतलब मेरे भाई ब्रिटिश की काउंसिल में इंडियन लोगों को भी थोड़ी सी भागीदारी मिलने लगी, पहले से ही मिलने लगी थी, लेकिन अभी संख्या कितनी कर दी, 16 से 60 कर दी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 1909, ठीक है। तो इसके आगे हम चलते हैं मेरे भाई, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल किसका कब बनाया गया, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल किस अधिनियम से लाया गया। भारत में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनीय विधायिका शब्द पहली बार कब इस्तेमाल किया और ये कब लाया गया, ये दोनों बातें आपको बतानी है, ठीक है। तो केंद्र में बाई कैमरल सिस्टम क्या लिखा हुआ है, द्विसदनीय विधानमंडल या विधायिका की स्थापना कब होती है, ये कब लाया, कौन से कानून द्वारा लेके आया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, 1909, 1919, 1935, 1947। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, 1935। क्या है दोस्तों, 1935। इसके पीछे हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये लिखा हुआ है बाई कैमरल सिस्टम, बाई कैमरल सिस्टम। और बाई कैमरल सिस्टम का मतलब होता है मेरे भाई जब किसी भी गवर्नमेंट के या किसी भी पार्लियामेंट के दो इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, ठीक है ना। बाई माने क्या होता है दोस्तों, टू, दो इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमें बाई कैमरल सिस्टम पहली बार शब्द दिखाई देता है वो 1919 में। कब दोस्तों, 1919 में, जहां पे हमें बाई कैमरल सिस्टम कहाँ मिलता है, प्रोविंस में, बोले तो प्रांतों में। कहाँ मिलता है दोस्तों, प्रांतों में मिलता है। तो प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका कब मिलती है, तो 1919। लेकिन दोस्तों आपसे पूछे इसके अलावा आगे तो हमें एक कानून मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इस अधिनियम में मेरे भाई हमें प्रांतों में, प्रोविंस में खत्म करके और केंद्र में लागू कर दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में लागू किया, आप बताना आंसर क्या हुआ, 1935। तो पूछा तो ये केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन 1935, आंसर क्या होगा इसका, 1935, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों जो प्रोविंस है उनको क्या दे दी, ऑटोनोमस पावर दे दी, ऑटोनोमस पावर दे दी, मतलब स्वायत्तता दे दी उनको, ऑटोनोमस पावर दे दी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या है, 1935, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। द्वैध शासन पहले कहाँ लागू हुआ, मतलब पहले मतलब शुरुआत में द्वैध शासन कहाँ लागू हुआ, केंद्र में, प्रांतों में, दिल्ली में, या देसी रियासत थी उनमें। दोबारा सुन लो क्वेश्चन, द्वैध शासन पहले कहाँ लागू हुआ, तो मैंने आपको भी क्या बोला था, पहले क्या हुआ था लागू, प्रांतों में, बाद में क्या लागू हुआ, केंद्र में। तो पहले प्रांतों में लागू होता है, बाद में केंद्र में। जब प्रांतों में लागू होता है तो बात होती है 1919 की, जब केंद्र में लागू होता है तो बात होती है 1935 की, ठीक है। ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखने। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 1919 के तहत प्रांतों में लागू होता है।
तो मेरी बात आप यहाँ पे समझ पा रहे हो दोस्तों, मैं सही स्पीड से चल रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हें सारी बातें, सारे टर्म्स, सारे फैक्ट बार बार रिकॉल करा रहा हूँ। ये बात आपको तभी समझ में आएगी दोस्तों जब आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आप डायरेक्टली इन सब चीज़ों को अगर समझने की कोशिश करते हो तो थोड़ी सी मुश्किल है, तब भी आपको कुछ फैक्ट तो याद हो ही जाएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी आप पूछोगे सर हमने नहीं पढ़ा, अगर आपको पढ़ना है तो दोस्तों हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें पूरी पॉलिटी की सीरीज है, ठीक है ना। उसमें आप जाके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख सकते हैं, उसके बाद भी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप वो देख लो, उसके बाद ये देख लेना, क्योंकि ये क्या है, एमसीक्यू सीरीज है। यहाँ पे अपन एमसीक्यू लगा रहे हैं, यहाँ पे अपन थ्योरी नहीं पढ़ रहे, लेकिन एमसीक्यू के तहत थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो लिखा हुआ है द्वैत शासन, डायरकी, है ना। डायरकी दोस्तों हमें शब्द ये कब मिलता है, तो पहली बार कहाँ लागू होता है मेरे भाई, आप बता देना प्रांत में। कहाँ पे मेरे भाई, प्रांत में, ठीक है। इसका सही आंसर है प्रांत। इससे पहले मैं आपको ये सब चीज़ समझा चुका हूँ। ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया, इसकी क्या विशेषता थी। तो पहला क्वेश्चन ये है, साइमन कमीशन की विशेषता क्या थी। ऑप्शन नंबर 1, इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। इसके अध्यक्ष नेहरू जी बने थे। ये 1935 में गठित हुआ था। इसका आधार संविधान सभा था। ये सारी की सारी बातें कैसी हैं, झूठी हैं। सही बात क्या है दोस्तों, इसमें कोई भी मेंबर भारतीय नहीं था। आपको पता है साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन आपसे पूछेगा साइमन कमीशन भारत क्यों आता है, तो पहला क्वेश्चन है क्यों आता है ना। तो दोस्तों ये 1919 का जो कानून था उसकी रिफॉर्म, उसकी चेक करने आता है मेरे भाई, उसका इन्वेस्टिगेशन करने आता है। क्या करने आता है, इन्वेस्टिगेशन करने आता है, ठीक है ना। तो उसकी रिव्यू लेने आता है। लेकिन दोस्तों ये आना था 1929 में, है ना, लेकिन आ गया कुछ समय पहले ही। तो ये 1927 वहाँ से स्टार्ट होता है और 28 तक भारत में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है मेरे भाई, ये इंडियन लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया था, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इंडिया में जांच पड़ताल करने आए थे कि भारत में क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ था, इन लोगों ने किसी भी इंडियन को, किसी भी भारतीय को, इंडियन को अपनी काउंसिल में, साइमन कमीशन में मेंबर नहीं बनाया था। इसलिए हमने इनका विरोध किया था और हमने साइमन गो बैक के नारे भी लगाए, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और साइमन कमीशन के बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ही होते हैं, इससे रिजल्ट भी आता है कुछ, वो हम आगे बात करेंगे। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करें दोस्तों, आपको पता होना चाहिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट क्यों आई आखिरकार, आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर, है ना, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, इसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और यहीं से मेरे भाई एक वाइट पेपर वाइट रेजोल्यूशन निकल के आता है, जिसके तहत संविधान सभा की स्थापना भी मतलब होती है, इनिशिएटिव लिया जाता है। तो इसका मतलब सही मामले में उद्देश्य क्या था, तो आप बता देना मेरे भाई, साइमन कमीशन के बाद ये आता है। तो नेहरू रिपोर्ट कब सबमिट होती है, साइमन कमीशन के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू जी इसका इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये लिखा हुआ है, 1935 की इनमें से क्या नहीं था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या नहीं था, मतलब इस 4 ऑप्शन है, इनमें से एक क्या नहीं था। इसमें संघीय व्यवस्था की बात करी गई, संघीय न्यायालय की बात करी गई, मौलिक अधिकारों की बात करी गई, प्रांतीय स्वायत्तता की बात करी गई। तो आप बताओ इसमें क्या नहीं था, बता सकते हो, बताओ इसमें क्या नहीं था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं सही मामले में हुआ क्या था यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का जो मूलभूत मेरे भाई बड़ा पोर्शन है वो कहाँ से लिया है, 1935 से लिया हुआ है। तो अपने आप में मेरे भाई ये मील का पत्थर साबित होता है और यहाँ पे बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स करे गए होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है मेरे भाई, इसमें क्या नहीं है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1935। तो ये वाली बात सही है। और इसमें दोस्तों पूछेगा कितने जज थे, तो 6+1। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि फेडरल कोर्ट कब बना। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो तो रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1773 में बना था। ये क्या है, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय, ठीक है, जिसमें कितने जज थे, 6+1। टोटल कितने थे दोस्तों, 7, ठीक है। अब पूछेगा फेडरल
सिस्टम की स्थापना कब मिलती है? आपको सब दिखाई दे फेडरल संघीय, आप समझ जाना बात किसकी हो रही है, 1935 की हो रही है ना। और फेडरल सिस्टम हमें कहाँ पे मिलता है? 1935 में। और इसके तहत मेरे आपको बताएं यहाँ पे इंडिया में यूपीएससी है ना, एसपीएससी एंड जेपीएससी जैसी भी संस्थाएं बनती हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 3 संस्थाएं हमें कब मिलती हैं? 1935 के कानून के तहत मिलती हैं, ये याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, आपको पता है इंडिया में, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं यहाँ पे प्रांतों को, यहाँ पे अभी आपको मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि जो बाइक कैबिनेट सिस्टम है, डायरकी है, क्या डायरकी, डायरकी को मेरे भाई द्वैध शासन को प्रांतों में खत्म करके दोस्तों, कहाँ पे? प्रांतों में खत्म करके, प्रोविंस में खत्म करके केंद्र में क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। और प्रांतों को यहाँ पे ऑटोनोमस पावर दे दी थी। प्रांतों को यहाँ पे ऑटोनोमस, ये क्या लिखा हुआ है? प्रांतीय स्वायत्तता, इसका मतलब होता है प्रोविंशियल ऑटोनोमस। क्या होता है? प्रोविंशियल ऑटोनोमस। आपसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है प्रोविंशियल ऑटोनोमस ये वाला शब्द कहाँ दिखाई देता है, तो आप बताना 1935 में। इसके अलावा यहाँ पे मौलिक अधिकारों की कोई भी बात नहीं की गई है, मौलिक अधिकारों की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है, क्योंकि ये तो हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, तो यहाँ पे कोई बात नहीं करनी है अपन को, ठीक है। तो सही आंसर अपन को मिल गया यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या हुआ? मौलिक अधिकार। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने आप समझा दिया। यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे शब्द हमें 1935 में मिलते हैं। यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। और उसके बाद फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था हमें कहाँ मिलती है? 1935 में मिलती है, ठीक है। इसके आगे मेरे भाई हमें ये आपको मैंने बताई दिया अभी, फेडरल कोर्ट क्या लिखा हुआ है? ये फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1935 के तहत होती है, समझा चुका हूँ, ठीक है। आगे चलो दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आया? अगस्त प्रस्ताव किस वायसरॉय ने दिया था? किस वायसरॉय ने दिया था? तो सही आंसर क्या है इसका दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। 1940 की बात है, आपको पता है अगस्त ऑफर कब आता है? 1940 में। दोस्तों ये आता क्यों है अगस्त ऑफर? तो आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन लोगों को, इंडिया को बोल रही थी कि तुम हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर दो, द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट कर दो, फिर हम तुम्हें आगे प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे लिए हम संविधान सभा के निर्माण की बात करेंगे, तुम्हें बहुत सारी ऑटो पावर देंगे, है ना, तमाम प्रॉमिस कर रहे थे। तो सही आंसर इसका क्या है मेरे भाई? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भी क्यों आया था भारत में भाई? तो लॉर्ड क्रिप्स से भारत में आते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे मेरे भाई? ये स्टैफोर्ड क्रिप्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको इंडिया भेजा था और बोला था जाओ भारतीय लोगों से बात करो, बताओ उनको कि हम वो अभी हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद कर दें, और फिर उसके बाद हम उनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कुछ संवैधानिक सुधार की बात करेंगे, संविधान सभा के निर्माण की बात करेंगे, लेकिन कुछ रिजल्ट वहाँ पे निकलता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1942। क्या होगा? 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स लेके आए थे भारतीय लोगों को एक मिशन, है ना, वो फेल हो गया था, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और ये हमें इस मिशन में मेरे भाई हमें तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, मतलब हमें जो मिलिट्री की पावर थी, ये सारी जो मैन पावर थी वो अपने हाथ में रखना चाहते थे, बाकी हमें ये नॉर्मल पावर ट्रांसफर करना चाहते थे, बेसिक पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। बेवेल प्लान कब आया भारत में और ये क्यों आया मेरे भाई? तो बेवेल प्लान के बारे में पूछेगा, किस सम्मेलन में हुआ, ये कहाँ पे हुआ था बेवेल प्लान? तो सही आंसर क्या है इसका? शिमला। कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? तो लॉर्ड बेवेल आए थे, है ना, 1945 में, और ये कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था बेवेल प्लान, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई। कैबिनेट मिशन कब आया भारत में दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आता है 1946 में। कब आता है मेरे भाई? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है, जिसी के आधार पर भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मतलब संविधान सभा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? संविधान सभा का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण होता है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन ये, इस कैबिनेट मिशन में कौन लोग थे? तो इसमें 3 लोग थे। कितने लोग थे दोस्तों? 3। तीनों के नाम याद रखने हैं। एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर, दूसरे का नाम था सर पैथिक लॉरेंस था, और तीसरे का नाम था मेरे भाई स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। 3 नाम थे, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, 3 मेंबर थे। पूछ सकता है
कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। इसके अलावा दोस्तों संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ? आंसर मैंने आपको बता दिया है, किससे हुआ था? कैबिनेट मिशन से हुआ था। किससे हुआ था? कैबिनेट मिशन से हुआ था। और भारत में संविधान, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आता है कई बार, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ये रेजोल्यूशन कौन देता है मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन देता है दोस्तों? आपको बताना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन देते हैं दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसी के आधार पर भारत में प्रियम्बल, प्रस्तावना की स्थापना होती है संविधान में, ठीक है ना। तो प्रस्तावना को लेके कौन आते हैं? आपसे पूछ सकता है। प्रियम्बल जो आई थी वो किस आधार पर आई थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे लेके कौन आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? तो सिंपल सी बात है, 1947 में। हम आज़ाद कब हुए थे? तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई बोला गया था कि ब्रिटिश जो है, अब हमारे ब्रिटिश लोग यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पे अब जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, अब वो कम्प्लीटली भारत को रेगुलेट करेगी, ठीक है ना। और भारत जब तक संविधान बन नहीं आता तब तक 1935 के आधार पर ये देश चलता रहेगा। इसके आगे बात करूं मेरे भाई, संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई मेरे भाई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों पहले कौन थे? तो पहले थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कैसे थे? टेम्पररी। कैसे थे मेरे भाई? अस्थाई। कैसे थे? अस्थाई, टेम्पररी थे। जबकि स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? कब एडॉप्ट किया दोस्तों? एडॉप्ट कब किया? तो आप बताओ, 26 जनवरी, 15 अगस्त, या 26 नवंबर, या 24 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को आपने देखा होगा प्रियम्बल प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हमने इसे क्या किया था? एडॉप्ट। और इन्फोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू। जबकि अंगीकृत एडॉप्ट कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको ये 25 क्वेश्चन लगवाए। इन 25 क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा दिया और सारे के सारे फैक्ट आपको याद भी दिलवा दिए। तो आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि हम ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें हम देख सकते हैं वहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कैसे काम किया था, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। तो कुछ हम बेसिक बातें करेंगे वहाँ पे। तो ये सीरीज चलती रहेगी दोस्तों, 25 क्वेश्चन, या फिर जैसे जैसे टॉपिक होगा उसकी डिमांड के आधार पर हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।